नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी इस वीडियो सीरीज में हम चर्चा कर रहे हैं एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 के बारे में, जिसे हम कवर कर रहे हैं परीक्षा धाम पब्लिकेशन की विज्ञान एवं पर्यावरण नामक पुस्तक से, जो कि स्पेशली डिजाइन की गई है एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 को ध्यान में रखकर। तो दोस्तों, इस सीरीज के पिछले वीडियो में हमने चर्चा कर ली थी उत्प्रेरण तक। तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर उत्प्रेरण क्या कहलाता है, और साथ ही साथ आप बताएं उत्प्रेरक कहलाता क्या है। इन दो प्रश्नों के जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। ठीक, हम अपनी चर्चा इस वीडियो से शुरू करेंगे औषधि रसायन के बारे में कि आखिर औषधि रसायन क्या होता है, इसकी चर्चा हम करेंगे और फिर यहां से अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं औषधि रसायन होते क्या हैं। दोस्तों, ऐसे रसायन जिनका उपयोग रोगों के निवारण और उपचार में किया जाता है औषधि रसायन कहलाते हैं। नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, दवाइयों की बात की जा रही है। ठीक, यदि हम बात करें इनके वर्गीकरण की, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक्स, जिन्हें हम हिंदी में प्रतिजैविक भी कहते हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं। इनका प्रयोग या प्रभाव क्या होता है, हम इसकी चर्चा करेंगे और फिर इनके उदाहरण देखेंगे कि किस नाम से ये अवेलेबल होते हैं या इनका क्या नाम होता है या क्या इनके उदाहरण है। ठीक है, तो सबसे पहले चर्चा करते हैं एंटीबायोटिक्स की या प्रतिजैविक की। ठीक, दोनों में से कुछ भी आपको नाम लिखा है, आपको इन्हें एक ही मानकर चलना है। ठीक, तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हम किस चीज में करते हैं। यह औषधि जीवाणुओं को नष्ट करती है, बैक्टीरिया को नष्ट करती है और उनकी वृद्धि को रोकती है। ठीक है, इसके उदाहरण है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिनो, सल्फोनामाइड्स, लिंकोमाइसिन्स और मैक्रोलाइड्स। आपको ध्यान रखना है, प्रश्न आ सकता है पेनिसिलिन निम्न में से किसका उदाहरण है। ठीक, तो आपको लगाना होगा फिर एंटीबायोटिक का उदाहरण है। इस प्रकार से आपके एग्जाम में प्रश्न या क्वेश्चंस फ्रेम होंगे। फिर बारी आती है एंटीसेप्टिक की या प्रतिरोधी की। ये क्या करते हैं, ये या यह औषधि रोगाणुओं को मारने का काम करती है और जीवित ऊतकों पर प्रयोग की जा सकती है। ध्यान रखना है, रोगाणुओं को कौन मारता है, एंटीसेप्टिक। इसके एग्जाम्पल हैं हेक्साक्लोरोफिल, एक्रीफ्लेविन और हाइपोक्लोरस। इनको आप ध्यान रख लें। फिर बारी आती है एंटीपायरेटिक्स या ज्वरनाशक की। नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ये क्या करता है, बुखार को कम करता है, तापमान को नियंत्रित रखता है। बुखार मतलब क्या, जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, तो इसी बढ़े हुए टेम्परेचर को नियंत्रित करने या कम करने का काम कौन करता है, एंटीपायरेटिक्स या ज्वरनाशक। ठीक, इसके उदाहरण है सूमो, आपको सूमो गोल्ड सुना होगा, एस्पिरिन और क्रोसिन। ये सभी एंटीपायरेटिक्स के उदाहरण हैं। फिर बारी आती है एनजेसिक की। ठीक है, एनाल्जेसिक। ठीक, ये होता है दर्दनाशक। यह औषधि शरीर की पीड़ा और दर्द को कम करती है। क्रोसिन, पैरासीटामोल इसके एग्जाम्पल हैं। कुछ भी पेन वगैरह होता है तो यूजुअली लोग पैरासीटामोल खा लेते हैं, तो पैरासीटामोल किसका एग्जाम्पल है, एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल है। आपको यह ध्यान रखना है। फिर एंटी एसिड की यदि हम बात करें या प्रति अम्ल की बात करें, आपको समझ में आ रहा होगा, एंटी मतलब प्रति, एसिड मतलब अम्ल। ठीक, तो इसका उपयोग क्यों होता है, पेट की अम्लीयता को कम करने के लिए। एंटी मतलब उल्टा, किसका उल्टा, एसिड का। अब अम्लीयता ज्यादा है तो एंटी एसिड क्या करेगा, अम्लीयता को कम करेगा। इसके एग्जाम्पल इनोकाम, शुरू सिर्फ 6 सेकंड में आपने सुना ही होगा। इसके अलावा पेप्टोबिस्मोल, ये इसके एग्जाम्पल हैं। फिर इसके बाद बारी आती है एनेस्थेटिक या निश्चेतक की। आपने सुना होगा एनेस्थीसिया। ठीक, दो प्रकार के होते हैं, जनरल एनेस्थीसिया, लोकल एनेस्थीसिया। यदि आप इनके बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताएं। यह प्रश्न मैंने आपसे पहले भी किया था, लेकिन अभी तक किसी भी विद्यार्थी ने उसका रिप्लाई मेरे लिए नहीं दिया। ठीक, तो अब हम बात करते हैं निश्चेतक की। ये करते क्या है, शरीर की संवेदना या चेतना को कम कर देते हैं, जिससे पेन नहीं होता, हमें एहसास नहीं होता, फिर हमारे शरीर में शायद सुई चुभाई जाए या उसको चीरा फाड़ी की जाए। इसे हम कहते हैं निश्चेतक। इसके उदाहरण है क्लोरोफॉर्म, क्लोरोप्रोपेन, सल्फोनल, हेलोथेन। इस प्रकार से चीज़ों को देखना है। एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि कुछ विद्यार्थियों ने कहा था कि सर आप रिवीजन भी कराएं, उससे क्या होता है कि उनको बहुत बेनिफिट होता है और वीडियो देखते देखते काफ़ी सारी चीज़ें विद्यार्थियों को याद हो जाती हैं। ठीक है,
तो अब से हम प्रयास करेंगे कुछ कुछ चीज़ों का हम रिवीजन भी कर लें। हमने अब तक किन किन बिंदुओं पर चर्चा की? हमने चर्चा की औषधि रसायन क्या होते हैं, तो ऐसे रसायन जिनका उपयोग हम करते हैं रोग निवारण, रोगों के उपचार में। इसमें हमने अलग अलग रसायनों की बात करी, जैसे एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक। इसके एग्जाम्पल है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, सल्फोनामाइड्स, लिंकोमाइसिन्स और मैक्रोलाइड्स। इनका उपयोग या प्रभाव क्या होता है एंटीबायोटिक्स का या प्रतिजैविक का? ये जीवाणुओं को नष्ट करते हैं, बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। फिर बारी आती है एंटीसेप्टिक की या प्रतिरोधी की। ये क्या करते हैं? रोगाणुओं को मारते हैं। इनका उपयोग आप जीवित ऊतकों पर भी कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं हेक्साफ्लोरोफिल, एक्रीफ्लेविन और हाइपोक्लोरस। फिर बारी आती है एंटीपायरेटिक्स की या ज्वरनाशक की। कॉमन सेंस की बात है, ज्वरनाशक मतलब तापमान कम करेंगे, बुखार को कम करेंगे। एग्जाम्पल है सूमो, एस्पिरिन, क्रोसिन। आपको ध्यान रखना है जो व्यवहार में आप चीजें उपयोग में लाते हैं, वैसा यदि कोई आपको मिलता है शब्द तो उन चीजों को आप जरूर फोकस करें, क्योंकि पीएससी सामान्य चीजों को पूछती है, जनरल स्टडीज का तैयारी हमें करनी होती है। तो सूमो, एस्पिरिन हम यूज में लाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ये क्या है? ये एंटीपायरेटिक्स है। फिर एनाल्जेसिक या दर्दनाशक, ये पीड़ा को कम करते हैं। इसके एग्जाम्पल है क्रोसिन और पैरासीटामोल। फिर एंटी एसिड, ये अम्लीयता को कम करते हैं। इनो आपने सुना होगा, ठीक है, पेप्टोबिस्मोल। फिर एनेस्थेटिक या निश्चेतक, ये संवेदना या चेतना को, सेंसेशन होती है उसको कम कर देते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म, क्लोरोक्विपिन, सल्फोनल और हेलोथेन। इसमें क्या होता है? हमारी सेंसेशन कम हो जाती है ऑपरेशन वगैरह करते समय, फिर दर्द नहीं होता। अब हम चर्चा कर लेते हैं प्रमुख बहुलक के बारे में एवं उनके उपयोगों के बारे में। ठीक, सबसे पहले जानेंगे कि आखिर बहुलक होते क्या हैं। अनेक छोटी छोटी इकाइयां बार बार पुनरावृत्ति करके बड़े अणु का निर्माण करती हैं, जिसे बहुलक कहते हैं। किसे कहते हैं? जो छोटी छोटी इकाइयां होती हैं, बहुत सारी इकाइयां बार बार पुनरावृत्ति करके एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं। इस बड़े अणु को हम कहते हैं बहुलक। इसमें छोटी छोटी यूनिट्स शामिल होती हैं, इसे हम कहते हैं बहुलक। ठीक, अब हम चर्चा करेंगे बहुलक की, किस प्रकार का बहुलक है और उनका उपयोग किस चीज में होता है। तो स्टार्च का प्रकार है प्लास्टिक। यह स्टार्च किस प्रकार का बहुलक है? प्लास्टिक। कैप्सूल के कवच बनाने में इसका उपयोग होता है। पॉलीथिन भी प्लास्टिक है, पॉलीबैग खिलौने बनाने में। टेफ्लॉन प्लास्टिक बनाने में इसका यूज होता है, नॉनस्टिक बर्तन बनाने में। ल्यूसाइट प्लास्टिक, कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में। पॉलिएस्टर प्लास्टिक का प्रकार है, थर्माकोल और टीवी कैबिनेट बनाने में। पीवीसी भी प्लास्टिक का प्रकार है, रेनकोट बनाने में। बैकेलाइट भी प्लास्टिक का प्रकार है, कंघी और इलेक्ट्रॉनिक स्विच बनाने में। मेलिमीन भी प्लास्टिक का प्रकार है, अग्निरोधी जैकेट बनाने में। अब आप कहेंगे सर सारे प्लास्टिक के प्रकार हैं लेकिन उपयोग अलग अलग हैं। दोस्तों, प्लास्टिक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्लास्टिक का यूज किया जाता है। नॉन स्टिक बर्तन का मतलब क्या होता है? जिसमें जो खाद्य पदार्थ चिपके ना, उसको बनाने के लिए हम टेफ्लॉन का यूज करते हैं। पॉलीथिन जो बहुलक है, उसका उपयोग हम खिलौने और पॉली बैग बनाने में करते हैं। स्टार्च जो प्लास्टिक है, इसका उपयोग हम कैप्सूल के कवच बनाने में करते हैं। स्टार्च घुल जाता है, यदि आप ऐसा प्लास्टिक निगल लेंगे जो घुलेगा नहीं तो आपको समस्या हो जाएगी। तो स्टार्च का उपयोग करते हैं कैप्सूल के कवच बनाने में। अब आप कहें सर स्टार्च भी प्लास्टिक है और टेफ्लॉन भी प्लास्टिक है, तो स्टार्च से बर्तन क्यों नहीं बनाते? अब भाई स्टार्च से बर्तन बनाओगे, उसमें पानी भरोगे तो वो स्टार्च तो घुल जाएगा, पानी नीचे गिर जाएगा, बर्तन आपका बर्तन बचेगा ही नहीं। तो यहाँ पर कॉमन सेंस वाली बात है। अलग अलग प्लास्टिक के, अलग अलग प्रकार के प्लास्टिक का उपयोग अलग अलग चीजों में किया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से टेफ्लॉन देखा हमने, नॉनस्टिक बर्तन। ल्यूसाइट प्लास्टिक का उपयोग कॉन्टैक्ट लेंस बनाने में करते हैं। पॉलीएस्टर का उपयोग करते हैं हम थर्माकोल, टीवी कैबिनेट बनाने में। ध्यान रखना, आपको व्यवहारिक प्रश्न बन सकते हैं। पीवीसी का उपयोग होता है रेनकोट बनाने में। ये सब प्लास्टिक के प्रकार हैं। बैकेलाइट का उपयोग होता है कंघी, इलेक्ट्रिक स्विच के निर्माण में। दोस्तों, आपको अंतर बताना है इलेक्ट्रॉनिक्स में और इलेक्ट्रिकल में। ठीक, इन दोनों में आप अंतर बताएं। यूनिट 9 की जब हम चर्चा कर रहे थे, उस समय हम लोगों ने विस्तार से इन बिंदुओं पर चर्चा की थी। यदि आपको याद है तो इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल में आप हमें मेजर डिफरेंस बता दें। फिर बारी आती है मेलिमीन की। ये भी प्लास्टिक का प्रकार है, अग्निरोधी जैकेट बनाने में इसका उपयोग होता है। आपको कंफ्यूज किन दो में नहीं होना, पीवीसी में और मेलिमीन में। आप सोचेंगे पीवीसी से रेनकोट बनते हैं, तो अग्निरोधी जैकेट भी पीवीसी को बहुत मोटा लगा देते होंगे तो बन जाती होगी।
तो दोस्तों मोटी हो जाएगी यदि पीवीसी वाली जैकेट, तो और ज़्यादा आग पकड़ेगी, बहुत देर तक जलेगी। तो याद रखें अग्निरोधी जैकेट बनती है मेलेमीन से, और जो रेनकोट बनता है वो बनता है पीवीसी से। इतनी चीज़ें आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। फिर हमें बात करनी है अगले बहुलक की, जो कि है नियोप्रिन। ये रबर है एक प्रकार का, विद्युत केबल बनता है नियोप्रिन से। ब्यूना एन से बनता है टंकी और सील। थाइकॉल से बनता है तेल की पाइपलाइन। रेयॉन रेशा है, इससे बनता है चादर और शॉल बनाने में उपयोगी है। नायलॉन भी रेशा है, इससे टूथब्रश और रस्सी बनाते हैं। पॉलिएस्टर भी रेशा है, इससे अग्निरोधी पाइप और कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक, इतना आपको ध्यान रखना है। एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। नियोप्रिन रबर है, इससे बनाते हैं हम विद्युत केबल। ठीक, ब्यूना एन भी रबर है, इससे हम टंकी और सील बनाते हैं। थाइकॉल भी रबर है, इससे हम बनाते हैं तेल की पाइपलाइन। फिर बारी आती है रेयान की, नायलॉन की और पॉलिएस्टर की। ये तीनों रेशा के प्रकार हैं। रेयॉन से बनते हैं चादर और शाल। ठीक, नायलॉन से बनता है टूथब्रश और रस्सी, ऐसा रेशा जो प्लास्टिक जैसा रहता है। आपने देखा वो टूथब्रश के जो ऊपर होता है वो प्लास्टिक जैसा होता है, वो नायलॉन से बनता है। फिर बारी आती है पॉलिएस्टर की। तो दोस्तों पॉलिएस्टर से अग्निरोधी पाइप और कपड़े बनाए जाते हैं। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। अब हमने रिवीजन भी कर लिया, अब आपको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ रिवीजन भी हो गया, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे ज़्यादा याद हो रही होंगी वीडियो के दरमियान। ठीक, अब बात करनी है भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि अगर भौतिक परिवर्तन है क्या। तो दोस्तों वह अस्थायी परिवर्तन जिसमें केवल पदार्थ के भौतिक गुण बदलते हैं और कोई नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक, गुण दो प्रकार के होते हैं दोस्तों, भौतिक गुण और रासायनिक गुण। ठीक, भौतिक परिवर्तन में क्या होता है कि पदार्थ का शेप बदल जाएगा, लेकिन जो उसकी प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम टू सेम रहती हैं। जो रासायनिक उसके गुण होते हैं वो सेम टू सेम रहते हैं। इसकी चर्चा हम कर लेंगे। ठीक, तो इसमें क्या होता है, केवल भौतिक गुण बदलते हैं, नया पदार्थ नहीं बनता, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। परिवर्तन के पश्चात अपनी पूर्व अवस्था में आ सकता है। जो आपने परिवर्तन किया, इस प्रक्रिया को आप रिवर्स कर देंगे तो जो परिवर्तन हुआ था पदार्थ उस परिवर्तन को त्याग कर वापस पूर्व अवस्था में आ जाएगा। किसमें, भौतिक परिवर्तन में। अब जैसे बर्फ का पिघलना, पानी था, आपने उसको बर्फ बना दिया। ठीक, तो भौतिक रूप से तो बदल गया, पहले बह रहा था, अब ये सॉलिड ठोस हो गया, ठंडा हो गया, लेकिन जैसे ही आप इसको पिघलाएंगे तो वापस से पानी बन जाएगा। इसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन, जिससे पदार्थ के भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता। ठीक, जैसे नमक का घुलना, नमक को आपने घोल दिया तो वो लिक्विड फॉर्म में हो गया, उसके बाद सुखा दिया तो फिर से नमक बन गया, वापस से ही वही चीज हो गई। बल्ब को आपने जलाया, ठीक, तो उसका भौतिक परिवर्तन तो हो गया उसमें। ठीक, लेकिन उसको बंद कर दिया तो वापस पहले जैसा हो गया। शक्कर का जल में घुलना, पहले घोल दिया फिर आपने उसको वापस से प्राप्त कर लिया। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, इन्हें हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन। ठीक, इनके भौतिक गुण बदल जाते हैं लेकिन जो रासायनिक गुण होते हैं, जो इनकी इंटरनल प्रॉपर्टीज होती हैं, वो जो की सेम रहती है। ठीक, उसमें क्या होता है, हमने परिवर्तन हटाया तो वापस पहले जैसी स्थिति में आ जाते हैं। अब बात करते हैं रासायनिक परिवर्तन है केमिकल चेंजेस की। ये स्थायी परिवर्तन होते हैं। हमने भौतिक में क्या पढ़ा, ये अस्थायी परिवर्तन होते हैं, कुछ समय के लिए होते हैं, जब तक आप चाहते हैं। यदि आपने पदार्थ को पहले जैसा करना है तो आप उसको पहले जैसा कर सकते हैं। ये भौतिक परिवर्तन अस्थायी होते हैं, हमने आपको बताया चारों एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक, अब रासायनिक परिवर्तन दोस्तों स्थायी होते हैं। इसमें पदार्थ मूल रूप से एक नए पदार्थ में बदल जाता है और पूर्व अवस्था में वापस नहीं आता। जैसे दूध का फटना, अब दूध रखा हुआ था, ठीक, अब दूध फट गया, ठीक, तो उसको वापस से आप सही नहीं कर सकते। गया मतलब गया। अब भोजन पच गया, आपने खाना खाया था वो पच गया, अब उसको वापस, आपने रोटी खाई थी, रोटी पच गई, अब उस पचे हुए भोजन को वापस रोटी आप नहीं बना सकते। दही का बनना, दूध से दही बन गया, अब दही से दूध नहीं बना पाओगे आप। जंग लगना, जंग को आप वापस पहले फॉर्म में तब्दील नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हो रहा है, यहाँ पर परिवर्तन हो रहा है वह है रासायनिक परिवर्तन। इस बात को आप ध्यान रख लें। ठीक, क्या ध्यान रखना है, जो भौतिक परिवर्तन होते हैं वे अस्थायी होते हैं, मतलब पदार्थ को आप पहले जैसी स्थिति में पहुंचा सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन स्थायी होते हैं, इसमें एक नया पदार्थ बन जाता है, उसे पूर्व अवस्था में या पहले वाले पदार्थ में आप फिर से नहीं पहुंचा सकते। जैसे दूध फट गया, दही बन गया, खाना पच गया, वापस से रोटी या फिर जो भी आपने खाया था कैसे बनाओगे, वो तो पच गया। ठीक, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने की, जो यहाँ पर चीजें लिखी हुई हैं वो किसके एग्जाम्पल हैं।
ये चारों के चारों भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं, ये 4 रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल हैं। इन 8 एग्जाम्पल के अलावा आप 3 एग्जाम्पल कमेंट सेक्शन में भी लिखकर बताएं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन के। इतनी मैं आपसे अपेक्षा कर सकता हूं क्योंकि मैं आपके लिए इतनी देर से पढ़ा रहा हूं। ठीक, और दोस्तों आप सपोर्ट भी कर सकते हैं हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। हम इतने घंटों घंटों आपके लिए मेहनत करते हैं, आपको सब्सक्राइब करने में 2 सेकंड लगेंगे। ठीक, आप वीडियो को शेयर करेंगे 5 सेकंड लगेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे 1 सेकंड लगेगा। ठीक, इतनी मेहनत करने के बाद आपको 1-2 बार करनी है चीजें, और मैं आपके लिए लगातार 50 60 70 80 वीडियो, पता नहीं कितने वीडियो में यह सीरीज कंप्लीट होगी, उतने सारे वीडियो मैं आपको बनाऊंगा, और आपके लिए सिर्फ इतना काम करना है, उतने में मेरा सपोर्ट हो जाएगा, जिससे कि मैं आपको निरंतर इस प्रकार से सपोर्ट करता रहूं। यदि आप मुझे 5 मिनट सपोर्ट करते हैं तो मैं आपके लिए 500 घंटे सपोर्ट करूंगा, और ऐसा लगातार चल रहा है। कितने सारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड हो चुके हैं जो आपके सपोर्ट के लिए ही बनाए गए हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि मेरा इस प्रकार से मनोबल बना रहे और आगे भी मैं वीडियोस बनाता रहूं, तो आपसे इतनी अपेक्षा है कि आप हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, हमारी वीडियो को अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक पहुंचाएं, ताकि आपकी तरह वे विद्यार्थी भी जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं हमारी इस वीडियो सीरीज का अधिकतम लाभ उठा पाएं। ठीक, और जल्दी से जल्दी आपका टारगेट होना चाहिए कि सब्सक्राइबर्स को 10,000 कर दें, ताकि 10,000 देखने में थोड़े अच्छे लगते हैं। 5 डिजिट में सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगने लगता है, अभी 4 डिजिट में चल रहे हैं। ठीक, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। यदि हम बात करें अन्य दैनिक उदाहरणों की, तो भौतिक परिवर्तन कैसे? प्रारंभिक पदार्थ का पुनर्निर्माण हो सकता है, जैसे कागज का फटना आपने जोड़ दिया, बल्ब का जलना आपने बुझा दिया, दूध का गर्म होना फिर ठंडा कर दिया, ये हो गया भौतिक परिवर्तन। लेकिन दूध का दही बनना रासायनिक है भैया, याद रखना। बल्ब का फूटना रासायनिक है, कागज का जलना रासायनिक है। कागज था, आपने 2 टुकड़े कर दिए तो बचा तो कागज ही ना, वो है ना, प्रॉपर्टी वही है, रासायनिक गुण वही है, फिर से चिपका लो बन जाएगा। लेकिन कागज को आपने जला दिया तो फिर वो वापस से कागज नहीं बन पाएगा। इतना अंतर आपको समझना है भौतिक परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन में। भौतिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ का पुनर्निर्माण हो सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में प्रारंभिक पदार्थ का पुनर्निर्माण नहीं हो सकता। इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इतनी बातें ध्यान रखनी है। 3 एग्जाम्पल आपको जरूर लिखने कमेंट सेक्शन में, 3 भौतिक परिवर्तन के, 3 रासायनिक परिवर्तन के, जिनकी चर्चा हमने नहीं करी। चलिए चर्चा को अब आगे बढ़ाते हैं। अगली हेडिंग है गोवा प्लान को साकार करने वाले तथ्य। कहने का मतलब है ऐसे तथ्य जिनसे आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न बन सकता है। तो चलिए चर्चा कर लेते हैं। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहते हैं? एंटोनी लेवोजियर को कहते हैं। ध्यान रखें, एंटोनी लेवोजियर कौन है? आधुनिक रसायन शास्त्र के जनक। हिग्स बोसोन को गॉड पार्टिकल कहते हैं, दुनिया जानती है। एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होती है। दोस्तों ये सारी चीजें जो लिखी हुई है ना, इनके बारे में हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, रिवीजन के रूप में आप इन्हें देखें। जैसे मैंने कहा था, द्रव्यमान संख्या क्या होती है? नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या 148 होती है, आप इसे याद रख सकते हैं। ठीक, किसमें? प्लूटोनियम न्यूक्लाइड के नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या 148 होती है। फिर एक ही तत्व के वे परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, समस्थानिक कहते हैं। परमाणु संख्या समान है तो ठीक, और द्रव्यमान संख्या अलग अलग है तो वे क्या कहलाएंगे? समस्थानिक। ध्यान रखें, परमाणु संख्या समान, द्रव्यमान संख्या अलग अलग, तब समस्थानिक है। अब परमाणु संख्या अलग अलग हो जाएगी लेकिन परमाणु द्रव्यमान समान हो जाएंगे तो वे संभारक कहलाएंगे। इतना भी आपको याद रखना है। आगे हो सकता लिखा मिल जाए, नहीं मिलेगा तो आप मेरे बताए अनुसार उसको ध्यान रख लेना। ठीक है, अब बात करते हैं एल्कलाइन फास्फेट परीक्षण, ALP, इसका फुल फॉर्म ध्यान रखें। इससे जल प्रदूषण, दूध के पाश्चुरीकरण और दूध की चाय की गुणवत्ता का पता लगाया जाता है। प्रश्न आएगा, एल्कलाइड फास्फेटेज परीक्षण से निम्न में से किसका पता लगाया जा सकता है? तो जल प्रदूषण या प्रदूषित जल के, दूध के पाश्चुरीकरण और दूध की चाय की गुणवत्ता का पता लगाते हैं ALP परीक्षण से। फिर बारी आती है खीरे, ककड़ी को काटकर नमक डाला जाता है तो परासरण के कारण पानी निकलता है। एकदम व्यवहारिक प्रश्न है, कॉमन सेंस वाला प्रश्न है, जनरल अंडरस्टैंडिंग वाला प्रश्न है कि जब आप ककड़ी को काटते हैं, नमक डालते हैं तो उसमें से पानी निकलता है, वो परासरण के कारण निकलता है। ठीक, नीलम रूबी रत्न का रासायनिक सूत्र क्या है? आपको ध्यान रखना है, Al2O3, ये नीलम या रूबी रत्न का रासायनिक सूत्र है।
फिर इल्मेनाइट भारतीय तटीय रेखा के साथ व्यापक रूप से वितरित है। यह किसका खनिज है? टाइटेनियम का खनिज है। प्रश्न आएगा निम्न में से इल्मेनाइट, क्या इल्मेनाइट किसका खनिज है? तो ध्यान रखना है टाइटेनियम का खनिज है इल्मेनाइट, ठीक है। फिर एल्यूमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट के अलावा एक अयस्क का नाम और कमेंट सेक्शन में लिखें आप एल्यूमिनियम के। मैं इसलिए आपसे अधिकार के साथ पूछ रहा हूं क्योंकि हमने इन सब की चर्चा पिछले वीडियो में कर ली है। यदि आपने पिछले वीडियो देखें तो कमेंट सेक्शन में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनके आंसर लिखें ताकि आपका रिवीजन हो और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको नॉलेज मिल जाए, और जिन्होंने नहीं पढ़ा उनके लिए मेरी ओर से सजेशन रहेगा कि आप पिछले वीडियोस जरूर देखें ताकि आपकी एक मजबूत पकड़ एमपीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम की यूनिट 7 पर हो जाए। फिर बारी आती है जर्मन सिल्वर की। दोस्तों जर्मन सिल्वर पहली बात तो मिश्र धातु है और इसमें क्या क्या होता है? जर्मन सिल्वर में 50% तांबा होता है, ठीक, 30% जस्ता होता है और 20% निकेल होता है। ध्यान रखें, तांबा, जस्ता और निकेल से मिलकर बनता है जर्मन सिल्वर। 20% निकेल, 30% जस्ता, 50% तांबा। फिर जर्मन सिल्वर में सिल्वर का प्रतिशत 0 होता है, ये आपको सोचना है। ऐसा नहीं करना कि आप सिल्वर का कुछ परसेंट लगा दें सिल्वर देख के, सिल्वर नहीं होती इसमें। ऊष्मा गति की, जिसे हम थर्मोडायनेमिक्स भी कहते हैं, में कार्बन का सबसे स्थिर रूप ग्रेफाइट है। प्रश्न बनेगा कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है, तब आपको आंसर करना है कि ग्रेफाइट है। जल में किसी अन्य द्रव की अपेक्षा अधिक पदार्थों को घोला जा सकता है क्योंकि इसकी प्रकृति होती है द्विध्रुव, ठीक। द्विध्रुव प्रकृति के कारण जल में किसी दूसरे पदार्थों की अपेक्षा किसी दूसरे द्रव्य की अपेक्षा किसी भी पदार्थ को अधिक मात्रा में घोला जा सकता है। D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं? हमने चर्चा की है पिछले क्लासेस में, आप कमेंट सेक्शन में बताएं। चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड के कारण दूधिया हो जाता है। प्रश्न आएगा चूने का पानी दूधिया होने का कारण क्या है, तब आप आंसर लगाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की जांच के लिए ब्रेथ एनालाइजर, जो श्वास को एनालाइज करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसमें क्या होता है? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड के घोल का उपयोग किया जाता है। तो ब्रेथ एनालाइजर में हम किसका उपयोग करते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट और सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक। इतना ध्यान रखें, व्यवहारिक प्रश्न है। प्राकृतिक रबर को आइसोप्रिन कहते हैं। पॉलीथीन बनाने में एथिलीन गैस का उपयोग होता है, इसकी चर्चा भी हमने पहले करी है, इसलिए फिर यहाँ पर महत्वपूर्ण तथ्यों के रूप में इन्हें समाहित किया गया है। किसी न किसी एग्जाम में इन तथ्यों से सीधे प्रश्न बने होंगे इसलिए, ठीक। फिर बिस्फेनॉल ए, BPA पॉलीकार्बोनिक एक औद्योगिक रसायन है जिसका उपयोग प्लास्टिक खाद्य कंटेनर में किया जाता है। यह रसायन हृदय रोग का कारण भी हो सकता है। बिस्फेनॉल ए आपको याद रखना है, प्लास्टिक खाद्य कंटेनर में इसका उपयोग करते हैं, लेकिन जो ये है इससे हृदय रोग भी हो सकते हैं, आपको ध्यान रखना है। बिस्फेनॉल कहाँ उपयोग करते हैं? प्लास्टिक खाद्य कंटेनर में। फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक फेरस ऑक्जेलेट अम्ल का उपयोग किया जाता है। प्रश्न आएगा निम्न में से किस अम्ल का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है, ठीक। आपको ध्यान रखना है किसका किया जाता है? ऑक्जेलिक फेरस ऑक्जेलेट अम्ल का उपयोग किया जाता है। फिर गैसोहॉल गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण है। क्या है मिश्रण? गैसोहॉल किस किस का मिश्रण है? गैसोहॉल मिश्रण है गैसोलीन और एथेनॉल का। ध्यान रखें, गैसोहॉल मिश्रण है एथिलीन और गैसोलीन का। फायर अलार्म में फोटोसेल फोटोवोल्टिक सेल का उपयोग किया जाता है। प्रालेथ्रिन, पाइरेथ्रम और लेमन घास का उपयोग मच्छर विकर्षक के रूप में किया जाता है। प्रश्न आएगा निम्न में से कौन सा मच्छर विकर्षक नहीं है? क्या प्रश्न आएगा? मच्छर विकर्षक नहीं है। एक ऑप्शन होगा प्रालेथ्रिन, दूसरा होगा पाइरेथिन, तीसरा होगा लेमन घास, चौथा होगा कोई दूसरा ऑप्शन। तो आपको नहीं है पूछा है तो आपको चौथे ऑप्शन पर टिक करना होगा, क्योंकि आपको यहां ध्यान रखना है प्रालेथ्रिन, पाइरेथ्रम और लेमन घास मच्छर विकर्षक हैं, मच्छर को भगाने में इनका उपयोग किया जाता है। इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब बारी आती है प्रश्न पुस्तिका की। इसकी चर्चा भी हम इस वीडियो में ही कर लेते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर रहेगा, कई बार टाइपिंग मिस्टेक के कारण जो यहाँ पर आंसर की दी होती है उसमें आंसर्स गलत टाइप हो जाते हैं। तो मैं फिलहाल जो आपको आंसर बताऊंगा आंसर की के हिसाब से बताऊंगा,
ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाते समय इतना ध्यान नहीं जाता कि आप इतना सोच पाए, ऑब्जर्व कर पाए। कई प्रश्नों में काफी सारे प्रश्न तो मैं आपको डायरेक्ट टिक करा दूंगा, एक दो प्रश्न ऐसे होते हैं जहां पर ध्यान नहीं जा पाता या फिर उतना सोच नहीं पाते, क्योंकि वीडियो जल्दी बनानी होती है। ठीक, इतना समय आपका नहीं ले सकते। तो आपको यदि लगता है कि कहीं मिस्टेक है तो आप कमेंट सेक्शन में सही आंसर पूरे प्रमाण के साथ जरूर दें और वहां पर हिंट कर दें। ठीक, तो सबसे पहला प्रश्न है, गोताखोरों के सांस लेने संबंधी प्रक्रिया में हम क्या उपयोग करते हैं? हमने चर्चा की थी ऑक्सीजन प्लस हीलियम। कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी में है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। इसका मैंने आपको फॉर्मूला रासायनिक सूत्र भी बताया था, कमेंट सेक्शन में लिख दें। निम्नलिखित युग्मों पे आपको विचार करना है, गैस का नाम है और उनका उपयोग। तो नियॉन का उपयोग विज्ञापन बॉक्स में करते हैं, इसकी चर्चा हमने करी थी। सोडियम एजाइड का उपयोग कार एयर बैग में करते हैं, इसकी चर्चा भी की थी। एसिटिलीन का उपयोग बेंटलिंग में करते हैं। तो ये तीनों के तीनों जो यहाँ पर जोड़ियां दी हुई बिल्कुल सही है, तो सभी सही यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? ऑर्गन के साथ मरकरी वेपर, इसको आप ध्यान रख लें। हाइड्रोजन को जलाने से क्या प्राप्त होगा? हाइड्रोजन को जलाओगे तो पानी प्राप्त होगा। ठीक है, राख मत लगा देना, नहीं तो पेपर राख हो जाएगा आपका। ठीक, हाइड्रोजन को जलाओगे तो पानी निकलेगा। महात्मा गांधी जी ने अपने आंदोलन में निम्न में से किसका उपयोग किया था? सोडियम क्लोराइड का उपयोग किया था, NaCl। दोस्तों, नमक सत्याग्रह की बात चल रही है, कंफ्यूज नहीं हो रहा कि भाई कौन सा केमिकल गांधी जी ने ढूंढ लिया था, मतलब किस केमिकल को लेके गांधी जी आंदोलन करने गए थे? लेके नहीं गए थे, वो केमिकल के पास गए थे, उन्होंने नमक कानून तोड़ा था। तो नमक होता है NaCl। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही माने। इनमें से कौन सी नोबल गैस है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, एक्सॉन, रेडॉन, ये आदर्श गैस होती है। किस वर्ग में है? दूसरी बार आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में उत्तर आप दे दें। तो हीलियम यहाँ पर आदर्श गैस है। लाफिंग गैस कौन सी है? नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, ऑप्शन नंबर बी। आलू के चिप्स प्लास्टिक के थैलों में संकलित किए जाते हैं नाइट्रोजन के वातावरण में। सिर्फ आलू के चिप्स नहीं, किसी भी चीज के चिप्स हो जो पैकेट में चीजें आप देखते हैं, वो दोस्तों नाइट्रोजन के वातावरण में ही एकत्रित या संकलित की जाती है, क्योंकि वो तरोताजा रहे, खराब ना हो जल्दी। फिर भी एक्सपायरी डेट होती है एक निर्धारित समय तक की, नाइट्रोजन का वातावरण उन्हें सुरक्षित रख पाता है। ठीक, और उसमें वो तेल जैसी स्मेल आती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आप हमें ये बताएं। इसकी चर्चा हम आगे कर लेंगे, लेकिन आपको यदि पता है कि जब पुराने हो जाते हैं चिप्स वगैरह तो उसमें तेल जैसी स्मेल आने लगती है, वो किस प्रक्रिया के कारण होती है? उस पदार्थ का क्या हो जाता है ऐसा कि वैसी स्मेल आती है? इसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। दोस्तों, प्रश्न के उत्तर आप कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आप आंसर नहीं देते तो फिर निराशा हाथ लगती है, पर अगली बार वीडियो बनाने के लिए उतना मोटिवेशन नहीं मिल पाता, तो उतने उत्साह के साथ फिर वीडियो भी नहीं बनाते और उतने उत्साह से फिर प्रश्न भी मैं नहीं पूछ पाता। तो कमेंट में आंसर जरूर करें जो प्रश्न आपसे पूछा जाता है। ठीक, 10वां प्रश्न, 7 मई 2020 को विशाखापट्टनम के LG पॉलीमर उद्योग में किस गैस का रिसाव हुआ था? दुनिया जानती है, स्टाइरिन गैस का रिसाव हुआ था। 2022 में रसायन नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया गया? तो क्लिक केमिस्ट्री एवं बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए। परमाणु सिद्धांत के जनक दुनिया जानती, बच्चा बच्चा जानता है, जॉन डाल्टन है। निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? दोस्तों, आलवणीकरण समुद्री जल, प्रतिलोम परासरण पेयजल, विकृतीकरण प्रोटीन, पाश्चुरीकरण चाय। फास्फेटेज परीक्षण किसके विश्लेषण हेतु उपयोग में लिया जाता है? तो दूध, चाय, पानी, इसकी चर्चा हमने कर ली थी, MPPSC 21 में पूछा गया। पानी मिट्टी की जड़ों से जिस भौतिक प्रक्रिया द्वारा गुजरता है उसे हम क्या कहते हैं? परासरण। खीरे को काट कर यदि नमक डाला जाता है तो पानी निकलता है, उसको भी हम परासरण कहते हैं। चिल्ला चिल्ला के मैंने आपको बताया था। फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 17 की, रेत और नेफ्थलीन के मिश्रण को किसके द्वारा अलग करते हैं? ऊर्ध्वपातन द्वारा, सब्लिमेशन के द्वारा। इस्पात स्लैग निम्न में से किसके लिए सामग्री हो सकती है? दोस्तों, सड़क बनाने के लिए, मृदा सुधार के लिए, सीमेंट उत्पादन के लिए, तीनों के लिए आप इस्पात स्लैग या स्टील स्लैग का उपयोग कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम और निकेल मिलाया जाता है। इसकी चर्चा भी हमने की थी जब हम मिश्र धातुओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे। फिर बारी आती है प्रश्न 20 की, ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिकली रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? ग्रेफाइट, इसकी चर्चा की थी। हीरा सबसे कठोर क्या है? आप ये बताएं कमेंट सेक्शन में। ठीक, फिर बारी आती है प्रश्न क्रमांक 21 की, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम बाइकार्बोनेट। दोस्तों, यही गलत है ना? नीला थोथा रासायनिक
रूप क्या है? कॉपर सल्फेट कहते हैं नीला धोता को। बेकिंग सोडा क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, NaHCO3 सुना होगा आपने। घड़ी में प्रयोग होने वाले कार्टज क्रिस्टल होते हैं सिलिकॉन डाइऑक्साइड। वेल्डिंग में प्रयोग होने वाली गैस कौन सी है? ऑक्सीजन और एसिटिलीन, इसको आप ध्यान रख लें। एसिटिलीन और ऑक्सीजन वेल्डिंग में प्रयोग होती है, प्रश्न बन सकता है। निम्न में से किसे वुड स्पिरिट कहते हैं? तो मैथिल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहा जाता है। दोस्तों जल्दी जल्दी प्रश्न इसलिए पढ़ रहा हूं क्योंकि सारी चीजें हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक। यहां पर समय लगाने का ज्यादा औचित्य नहीं बैठता, ज्यादा सार्थकता सिद्ध नहीं होगी। हम अगले टॉपिक को आराम आराम से पढ़ लेंगे, रिवीजन कर करके पढ़ लेंगे, इसलिए प्रश्नों को जल्दी से आपकी आंखों के सामने से निकाला जा रहा है। पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने में सांस के लिए फिल्टर पेपर काय का भैया? पोटेशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक अम्ल। निम्न में से कौन सा एक गैर सेल्यूलोजी रेशे का उदाहरण है? नायलॉन। पॉलीथीन बनाने में निम्न में से किस गैस का उपयोग होता है? एथिलीन। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल? ऑक्जेलिक अम्ल। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में? ग्लिसरॉल। चर्चा की थी हमने, ठीक। तो इस प्रकार से हमने अपने केमिस्ट्री वाले सेक्शन को भी कवर किया। उम्मीद है आपको काफी सहायता हुई होगी। यदि ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन जरूर करें ताकि हमें भी समझ आए, जानकारी मिले कि आपको हमारी वीडियो सीरीज से काफी बेनिफिट हो रहा है, ठीक। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो सपोर्ट जरूर करें, जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर तक हमें पहुंचाएं और निरंतर मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। तब तक ना रुकें जब तक आपको आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।